धन्यवाद सभापति महोदय। और शफी परमिल साहब का ये प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जिस पर हमें बोलने का मौका मिला, बहुत आभार है। और मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे बगल में बैठ करके उन्होंने कुछ मिडिल ईस्ट के अपने दक्षिण से फैज के बारे में बताया। और एक प्रकार से देखा जाए तो सामान्य समझने वाला आदमी यही समझेगा कि आखिर ये दाम इतना ज्यादा क्यों है। और हम सब भी सदन में इस विषय को बार बार इसी प्रकार से उठाते हैं कि आखिर ये दाम टिकटों का क्यों भाग गया। और आज मैं जिस विषय को आपके सामने रखने वाला हूं, वो शायद अपने आप में एक ऐसा विषय है जो पूरे भारत को समझना होगा कि आखिर इस क्षेत्र में कौन से ऐसे कदम उठाए जाए और क्या कारण है कि भारत में हवाई यातायात का दाम इतना ज्यादा है, जो इस मुख्य रूप से इसमें विषय रखा हुआ है। हम किसी भी सूरत में दुनिया भर में जो यातायात क्षेत्र की भूमिका है उसको नकार नहीं सकते। और अगर देखा जाए तो विश्व में 4.1% जो जीडीपी है वो सिविल एविएशन सेक्टर से आता है। और पूरी दुनिया में लगभग 950 मिलियन पीपल, 950 मिलियन लोग पूरे दुनिया में हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। और उसमें भारत में भी कोई कम नहीं है, और जिसकी वृद्धि लगातार पिछले 20 वर्षों में हुई है। आज भारत में भी लगभग 225 मिलियन लोग यात्रा करते हैं। लेकिन एक ऐसी यात्रा है जो शायद हम ये मान के चलते हैं कि जो फेयर प्राइस जिसको हम कहते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि रिटेल प्राइस, उसको क्या कहते हैं महोदय, वो रिटेल प्राइस जो फिक्स हो जाता है उसको क्या, हाँ, तो ये विमान ऐसा चीज है कि अगर मान लीजिए एक विमान में 180 सीट है और उसको रवाना होना है सुबह 8 बजे, और 8 बजे रवाना होने के समय अगर उसमें मात्र 50 सीट भरे जाएंगे तो वो जहाज को रोका नहीं जाएगा, वो जहाज जाएगा। इसका मतलब है कि 130 सीट जो उस विमान में था उसकी कीमत शून्य हो गई। एंड एयरलाइन सीट्स आर अ पेरिशेबल कमोडिटी। वी हैव टू रिमेंबर दैट इफ यू आर अनेबल टू फिल अप दोज सीट्स, द रेवेन्यू व्हिच कुड हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम दैट सीट इज कंप्लीटली पेरिशेबल, that cannot be recovered if the flight takes off. So this is the basic premise, but it is not the end of my premise. डिमांड कैसे बढ़ते हैं हमारे यहां छठ में, दिवाली में, दशहरा में, यूरोप में क्रिसमस में, जब बच्चों का स्कूल खत्म होता है उस समय, या फिर जब मौसम बदलता है, हमें अलास्का जाना हो, हमें यूरोप जाना हो, हमें स्विट्जरलैंड जाना हो, तो हम लोग कहते हैं कि हमें टिकट चाहिए। तो पूरे दुनिया का हवाई यात्रा पूरे तौर पर कई सारे फैक्टर्स में है, और प्रत्येक दिन 100% यात्रा नहीं है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हर विमान में हर दिन हर दुनिया का हवाई जहाज 100% है, तो ये मानक सही नहीं है, क्योंकि वो कभी संभव नहीं है। कुछ सीजन में डिमांड ज्यादा होता है, कुछ सीजन में डिमांड कम होता है। शफी साहब ने कहा, और जब एयर कॉर्पोरेशन एक्ट खत्म हुआ तो उसके बाद एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत कानून बनाया गया, और कानून में यह कहा गया, धारा 135 में, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 में, टू पावर्स टू इशू डायरेक्शंस डीजीसीए को दिया गया टू एक्सेसिव टैरिफ्स को कंट्रोल करने के लिए। और डीजीसीए ने भी टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट का स्थापना की, और उसमें कई सारे प्रावधान किए गए। शायद मैं भी इस बात से सहमत हूं माननीय सदस्य को कि उसमें कई सारे प्रावधान किए गए। There were certain provisions made there, and there was also one provision which I had raised earlier, looks frivolous. Either we should get rid of that or amend it. That it should be, every fare of every sector has to be published on a website, which I do not know how many of us can access that or have it, and that it has to be published in 2 daily newspapers. I don't think any member of parliament would have ever seen the fares being published in any newspaper across the country, but there were certain frivolous things which in course of time we need to amend to establish more transparency. एक सर्वेक्षण हुआ और उसमें पूछा गया एयरलाइन से कि भाई आप इतना टिकट का दाम क्यों बढ़ा देते हो। हमारे सांसद परेशान है, आजमगढ़ के सांसद परेशान है, लखनऊ के सांसद परेशान है, पूर्णिया के सांसद परेशान है कि भाई टिकट का दाम क्यों बढ़ाया। तो अंग्रेजी के कई शब्द उपयोग होते हैं,
और एयरलाइंस वाले थोड़े अंग्रेजी बोलते भी ज्यादा हैं, तो तरह तरह से, मैं उनके क्रिटिकल नहीं हूं, मैं उनके पक्ष की बात रखने वाला हूं। तो एयर इंडिया से पूछा गया, डीजीसीए ने कहा कि भाई हमें इसको रेगुलेट करना है, तो डीजीसीए का भाषा था रीजनेबल प्राइसिंग। ये बड़ी अच्छी बात है भाई, रीजनेबल होना चाहिए, सब लोगों को रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल। तो एयर इंडिया से पूछा गया कि भाई रीजनेबल प्राइसिंग का आपका परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास रीजनेबल प्राइसिंग का है कॉस्ट रिकवरी मॉडल। चलिए, उनका एक मॉडल हो गया, उनका अंडरस्टैंडिंग हो गया रीजनेबल फेयर का। फिर इंडिगो से पूछा गया कि साहब आप बताइए रीजनेबल फेयर से आपका क्या मैनेजमेंट? तो इंडिगो ने इसका जवाब दिया कि हमें रेवेन्यू मैनेजमेंट कहेंगे इसको, हम इसको रीजनेबल प्राइस नहीं कहें, आई विल नॉट कॉल इट अ रीजनेबल प्राइस, आई विल कॉल इट अ रेवेन्यू मैनेजमेंट। Vistara was at that time, when it had not merged with Air India, it said we will consider is at an operational cost and prevailing economic situation. So every definition of DGCA of reasonable pricing has been interpreted by each airline in a different way. SpiceJet said that it is a market situation, and while we still groping with to find out what is a reasonable, it's a formula which is very difficult to assess that how it happens. Today ticket prices is an issue. Why is it an issue is a matter which I'll discuss later. Lekin abhi I was going through the newspapers. There was a report that most of these airlines in last 3 years have made losses. Now on one side we are saying that the airlines are making, Honorable Minister and Mr. Lavu, okay. they say, but एयरलाइंस का रिपोर्ट आया है 2022-23 में, 23-24 में कि ये घाटे में है। अभी हम माननीय सांसद कहते हैं कि वो पैसे ज्यादा ले रहा है, और वहां दिखाई दे रहा है कि ये घाटे में है। तो आखिर में ये विडंबना क्या है, और ये समझना। दूसरे तरफ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, जो जहां से हम हवाई जहाज लेके जाते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी का हो, जीएमआर का हो, जीबीके का हो, अडानी का हो, उनका प्रॉफिट बढ़ गया है। नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हियर। Our understanding is that the airlines are richer and the airports are poorer. But the fact is, the airlines are poorer and the airports are richer. May not be true for all situations, but at present. अब ये देखना है भारत में एयरलाइंस का इतिहास, आजादी के पहले, I will not go into pre-independence. ये देखना है कि भारत में कितनी हवाई जहाज कंपनियां आई और कितने बंद हुए. Now this is a factor that whether we want more airlines to exist in this country, create more airlines, or see airlines after airlines keep on shutting off. If you look at Modi Luft, शुरू में आया 80 के दशक में, बंद. ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस आया 80 के दशक में, बंद. जेट एयरवेज आया हाल फिलहाल 5 साल पहले, बंद. सहारा एयरलाइन उसके पहले बंद. इधर मर्जर हो गया इंडियन एयरलाइंस और इसका. डेक्कन एयरलाइंस बंद. किंगफिशर एयरलाइंस बंद. गो एयरलाइंस बंद. जैक्सन एयरलाइंस, छोटा सा जो कुल्लू मनाली ले जाता था, बंद. महोदय, सच्चाई, there were a couple of more, Costa and others. I'm not going. The number of airlines which have come into existence in this country, the number of airlines which have closed are far more than the airlines which are running in this country. We have to think that how do we make more airlines coming, number one, and how do the existing airlines. But it's not my responsibility. It is all in the private sector. Now there is no I'll come back to that. So the fact remains that the airlines, number of airlines which were created in this country were far more shutting out than opening up. Now we come to another aspect of it. अगर आप एयरलाइंस वाइज, आप ये डीजीसीए का रिपोर्ट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, one of them where Air India was making losses. Alliance Air was in 2022 losses. Indigo was in profit. Vistara was in losses. The total losses of aviation industry in last couple of years is roughly 2,200 crores. Yes, but we still are aggrieved. We are very upset.
that the airlines are charging us more money. Now we have to understand where is this understanding coming from. Going beyond. Now, people say different things about, but one decision which has been taken in this country, which possibly is one of the finest decisions taken by the Prime Minister, which all of us are in disagreement at times, is the divestment, the disinvestment of Air India. Now, 55 years, what was happening 70 years? I wanted a flight to Patna. I would walk up to the minister, and minister would happily say, call up the CMD of Indian Airlines, introduce a flight to Patna, Patna to Ranchi, Ranchi to Itanagar. So every member of parliament walking up to the honorable minister and wanting to make his people happy would ask, give me a flight. And as a result, what happened in this country? Indian Airlines and Air India went into a cumulative loss of 70,000 crores. Now, of course, this was the subsidy given by the airlines, by the government of India to the country. Now, if you today, the government gives Mr. Naidu 70,000 crores and ask him to compensate as we are doing in RCS scheme, definitely we can bring, but are we ready for that kind of model? And if that was true, the world would have followed that model. British Airlines, 1987 was privatized. Japan Airlines, 1987 was privatized. Air France, 1989 was privatized. Malaysian Airlines, 2012. US Airlines, Turkish Airlines in 2011. Each and every airline across the world, no one could sustain the losses, and they had to be handed over to the finest operator who could run the show. But does it give me a legitimacy to say that could be higher prices in this country? I would come back to Mr. Nishikant Dave is saying something. I'm not yielding to him. He's giving me a pause because he's liking my conversation. चेयरमैन सर, जो वक्ता हैं रूडी साहब, वो खुद मंत्री थे और 2004 तक जब उन्होंने कुर्सी छोड़ा, तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों प्रॉफिट में थी। उसका रीजन बताना चाहिए ना कि वो क्यों नुकसान में था। वो नुकसान वैसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि एक क्षण जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में था, तो मुझे मौका मिला था इस देश में लो कॉस्ट एयरलाइन इंट्रोड्यूस करने का। मुझे आज भी याद है उस व्यक्ति का जिसका नाम था कैप्टन गोपीनाथ, जो डेक्कन एयरलाइंस। और उस समय जब ये लो कॉस्ट एयरलाइन लेके आने का हम प्रयास कर रहे थे, तो उस समय जेट एयरलाइंस, सहारा, एयर इंडिया सब एक हो गए कि इस प्रकार के नालायक व्यवस्था को हम लोगों को भारत में आने नहीं देना है। और मुझे आज भी याद है जब टूलूज से डेक्कन एयरलाइंस का जहाज उड़ा पहला, तो एयर इंडिया ने उनका पार्किंग बे और हैंगर कैंसिल कर दिया। वो मेरे पास आए, हम लोग शुरुआत, और जब उसने कहा था उस व्यक्ति ने कि हमारे पास पेपरलेस टिकट होगा, तो लोगों ने कहा था ये कैसा मजाक कर रहा है। और उसने जितनी बातें कही थी, and we were privileged to launch in Mr. Vajpayee's regime something called a low-cost airline, and that was Deccan. It is not that. Deccan also closed down. My question here is, Deccan also closed down, my chairman, sir. The question is there a low-cost airline in India? If anyone talks about low cost, have you heard any newspaper these days talk about low cost? Have you heard of any airline say that we are a low-cost airline? Not a single airline in this country calls it a low cost. There is no low cost. That concept is over. If anyone is under the impression that there is a low-cost airline, no one uses this word low cost, because there is a hybrid mode. A new format has emerged in the Indian and world over. It's a hybrid mode. That when you have high demand, you have high prices. That means high demand is what? If I want in Chhath or in Holi or in Diwali, number of people are wanting to go from Delhi to Patna or more,
the seats are less. As the seats are less, the demand is high. The demand is high, the cost is high. But in the lean season, when there are no takers, the cost is less. Now, this is the hybrid mode. And what had happened with Air India and Indian Airlines? Now, there was a distortion in the market. The Honorable Prime Minister and the wisdom of this government removed the distortion in the market. And that is the distortion which has crept into the Indian psyche in the last 50 years, which is prompting us to say that the prices are high. They could be high. I'm not a person to certify that they are high, but there was a psyche which made us feel, now what happens beyond that? My friend here, Ram Mohan Naidu, is sitting here. He has a great grasp of this subject. Mr. Mohal, he was the mayor. Mr. Naidu understands, an engineer by profession from Singapore, from RKSDPS, RK Puram. He understands, and he's beautifully understanding the subject. I always say that I had a privilege of working under his father, with his father earlier 20 years ago, and we unfortunately lost his father in a car accident in Andhra Pradesh. And it's a privilege today that I have a young son who is here, and I'm talking to him that what we did in past with his father, there is an opportunity to do great things. And recently I took him to an aspect which I will cover later, that it's a privilege. Mr. Mohal is here, a young man, a mayor, a politician, an RSS worker, and a BGY and Cub. I have been the national vice president of BGY. When I find these youngsters here heading this ministry, I feel proud about them, and I thank the Prime Minister for doing so. Going further, I'm coming to the basics of एक दिन मैंने देखा कुशीनगर के सांसद दुखी होके आए थे और कह रहे थे मेरा कुशीनगर का विमान बंद हो गया। प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं लोग कहते आ रहे हैं कि कुशीनगर फलाने स्थान का, और ये बंद होता गया। महोदय, अब आप देखिए एयरलाइंस के साथ कोई नहीं है, हम सब लोग, आखिर एक टिकट में क्या होता है? जिस टिकट में आप 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 25,000 देखते हैं, कभी ध्यान से उस टिकट को आपने देखा है कि उस टिकट में क्या क्या खर्च दिखाया जाता है? सबसे पहले देखें पीएसएफ। हम सांसदों के लिए सीआईएसएफ का प्रोटोकॉल है और देश की जनता के लिए सुरक्षा की जिम्मेवारी है। 2003 के बाद जब 9/11 की घटना हुई थी, उसके बाद 2003 में सीआईएसएफ इंडक्ट हुआ। आपको पता है कि ये सीआईएसएफ जो वहां खड़ा होकर हमें और आम नागरिकों को सलाम करते हैं, इनका पैसा सरकार नहीं देती। द गवर्नमेंट डजंट पे फॉर द सीआईएसएफ पीपल। These CISF people are paid by the passengers, and it is called the PSF. और आज पूरे 55,000 सिपाहियों का वेतन CISF का आपके यहां से दिया जाता है। अब ये मेरा नजरिया नहीं है, वेदर इट इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट को प्रोटेक्शन देना चाहिए, स्टेट को कवर करना चाहिए, दैट इज नॉट माई डोमेन, बट द फैक्ट रिमेन्स। अभी नोएडा का एयरपोर्ट खुलने वाला है, खुल गया है। 1,700 CISF personnel has been deployed, the same people who are deployed here. So the cost of every protection is I am paying for my own protection. That is included. UDF, Users Development Fee, there is an authority which controls. Now, where is this UDF? That is also in the ticket, User Development Fee. Now, every airport which is you are traveling from is charging on that ticket. Suppose Patna is being made. There is one terminal coming up, one Beta is coming up. Both the terminals are not ready. But in the tickets of all those people going to Patna, we have already started paying 800 to 1,000 rupees more. So, we pay for the airport, that is in the ticket. We pay for the PSF, that is in the ticket. And beyond that, if you look at it, there is a private entity called GMR. It is in a business model. So he will like to make the best out of his demand because he's a monopoly in Delhi. Now what has happened today, how does the government work? How does the government control them? Monopoly, of course, Airport Authority of India for 40 years, then now GMR. But we have a Jewar next door. I'm coming to it. I'm coming. Now next door what has happened? Jewar has come up. Now, Jewar has come up
the ATF charges in Delhi is 24%. And Mr. Yogi in Uttar Pradesh has said that I will charge 1%. So every possibility is there that in times to come, all the airlines who are here, if Delhi does not reduce 24% to 1%, all of them would want to go to Jewar, and even the minister cannot stop them because already they are going to Hindon because 1%. Sirji, please conclude. Conclude, sir. I'm telling things which possibly I'm not even. If time is the let me continue, sir. I possibly am also something to do with civil aviation. I can explain it. I'm coming to the points which the country is. Yes, the country should know. If that is the spoke for 20 minutes, please. But there is no time limit for private members. I have not spoken. We will decide to extend it. If the House agrees, we'll decide to extend it. That is the idea, sir. Why do you want to close it, sir? और मैं कुछ आप अभी इतना मत करिए सब. मैं आपको अब आप छोटे छोटे उदाहरण को देख लीजिए कैसे टिकट पर दाम चढ़ता है. जीएमआर ने 29 लेफ्ट बनाया, 29 राइट बनाया. 29 राइट पिछले 16 साल से आप जो विमान लेके आते हैं वो आधा हवाई पट्टी के बाद उतरते हैं और उसका जो डिले है क्योंकि विमानों के आगमन में जहाज आसमान में कहीं भी उतरे जाए लेकिन उतरने के लिए सीमित जगह होती है. हम उतरते हैं आधे हवाई पट्टी से. भगवान शिव की मूर्ति है. पिछले 20 साल से मैं कह रहा हूं कि भगवान शिव हम लोग की रक्षा के लिए है मूर्ति का, लेकिन कोई भी आदमी तैयार नहीं है डीजीसीए में और वो लगातार खर्च में बढ़ता जा रहा है. 11 लेफ्ट 1000 करोड़ रुपया से निर्मित होकर जीएमआर एयरपोर्ट का 11 लेफ्ट 5 साल तक था क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का बिल्डिंग उसके सामने था और 1000 करोड़ रुपया जो लगा दिया गया वो टिकटों में डाला गया था. हम लोगों ने कमेटी से रिक्वेस्ट किया और पिछली सरकार ने उस बिल्डिंग को गिराया. हर कुछ हवाई यात्रा में वो कहीं ना कहीं जाकर के अब आप आगे देख लीजिए महोदय. इस विषय को हमने वहां तक ले आए हैं लेकिन मैं आगे आपको बताता हूं. जो विमान में हम लोग बैठते हैं महोदय और इफ वी गेट diverted, that contingency is not included in anything. That contingency, जवाब में के मौसम खराब हो गया आगे, and every minute spent in the air is a cost on the airlines, and the cost on the airlines is transferred to the ticket of the passenger. So what we require? आज इंडियन एयरफोर्स के पास भारत का 33% आसमान पर कब्जा है. कब्जा इज नॉट द राइट वर्ड. लेकिन if you have to enter an airspace which is owned by Indian Air Force, no civilian aircraft can, not even the minister can order them to go. Now, as a result, when we have to take a longer route to reach Delhi, the fuel burning, because please remember, 45% of the cost of aviation today, which the aircraft which you are flying is aviation fuel. And every hour, I operate every day. And the moment I taxi out from not a single aircraft today are moving out on 2 engines. They start one engine, move to the main active, start the engine, and hundreds of aircraft saying 100 kgs, 1000 kgs. They save it because they want to reduce the cost of the ticket. Now, these are the things which possibly are not known to anyone. And what, Milord, Chairman sir, आरसीएस की बात रोज कर रहे हैं हम सब सांसद. मैं तो कल माननीय मंत्री जी के चेंबर में गया और इनके पास, लेकिन मैं बता देता हूं आज भारत की सरकार और देश के प्रधान, कम से कम जो भीड़ मैंने नायडू साहब के ऑफिस के बाहर में देखा, मैं किसी मंत्री के ऑफिस के बाहर नहीं देखा. और उसके पीछे कारण यह है, एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वांट्स अ फ्लाइट टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी. He wants, Papuji wants it for Purnia, Rajiv Pratap Rudy wants it for Chhapra, Sangli. Everyone wants a flight. And Jitan Ram Majhi wants it for... I will come back to that point. What I am trying to say is, even you, Chairman sir, would also want airlines. Everyone, the number of people going in is amazing. Now, look at the cost which our airlines incurs. Aircraft fuel, 45%. Flight equipment management, 13%, user charge,
ticket sales and promotion is just 2.5%, station, it is full of expenses and it is not reflected. Oil companies, sir, the oil companies which you see the tankers going in around, they have to pay for being there. They're not free. The oil tanker which pays to the Airport Authority of India, pays to the GMR, pays to the Adani, they have to pay. The tankers who are refueling the aircraft, they have to pay. And not only that, the airport entry pass made by the BCS. BCS का एक निर्णय, because सुरक्षा के लिए BCS जिम्मेवार है. A single decision of BCS, which is required, which is the regulatory body, can result in crores for that. Crores of expenditure on an airline. ये जो इमरजेंसी में लैडर फ्रिस्किंग होता है, एडिशनल स्टाफ लगाने पड़ते हैं, ये कॉस्ट बढ़ते जाता है जिसको हम लोग नहीं पकड़ पाते. महोदय, आज की तारीख में 26 जनवरी को देखिएगा, लैडर चंग, दिस आर एसेंशियल फॉर द कंट्री एंड वी हैव टू मेक. नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग, भारत में और दुनिया में हवाई जहाज कोई नहीं खरीदता है. पॉसिबली दिस एस्पेक्ट में नॉट बी नोन टू यू, दिस एस्पेक्ट में नॉट बी नोन टू यू. जिस विमान में आप बैठते हैं, ये विमान किसी कंपनी की नहीं है. नन ऑफ द एयरलाइंस आर बाइंग. 80% of the aircrafts on which you travel every day, they are leased. And this is a figure which no one knows. So you have to pay back the lease rental, and of course, aircraft objects bill which is coming up will take care of many of the issues there. Now, do you know the leasing charges which the companies have to pay? Every month, every year, 1.5 lakh crore is paid as lease rental. और याद रखना होगा इस वेद महोदय, the prices of fuel is in dollars, prices of engine is in dollars, the prices of international charges for aviation is in dollars. Everything is in dollars today, nothing is in rupees, and it is hedged with the international funds and it cannot be compromised because this amount of money has to go. इसके अलावा मैं और भी टिकट का दाम कैसे बढ़ता है महोदय, इसको अगर आगे लेके हम जाएं, अब राज्य सरकारें, हमारे माननीय सदस्यगण नाराज होते हैं, तमिलनाडु के लोग नाराज हो गए मंत्री जी पर कि आपने कुछ कह दिया. साहब, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है. उत्तर प्रदेश ने एटीएफ का चार्जेस 1% कर दिया है. अब आप देखिए इधर क्या हुआ है. तमिलनाडु में 29%, बिहार मेरे राज्य में भी 29% है क्योंकि आय का स्रोत है, हमारा राज्य अभी संघर्ष कर रहा है. दिल्ली 25% एटीएफ टैक्सेस है. वेस्ट बंगाल इज 20 + 20 45, असम इज 26, कर्नाटका में 18%. सब राज्य सरकारें बड़ी विमान सेवाओं को ले जाकर के टैक्स लेती हैं. अब वो टैक्स तो आपके टिकट में दिखता है, लेकिन हम राज्य सरकारों को ये नहीं कहते हैं कि टिकट का दाम कम करना है तो इसको कम कीजिए. जेवर का आपने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने कर दिया. आरसीएस की योजना जो हमारे यहां सब जहाजों को ले जाने के लिए कर रहा है, प्रत्येक विमान जो आप रोज भर के जाते हैं, एवरी ईयर दिस कमर्शियल वी पे 6500 rupees on each flight to the RCS kitty. Where will this money come from? This money has to be brought on the ticket. एक कहावत है अंग्रेजी में, how do you become a billionaire? How do you become a millionaire? Ask a billionaire to set up an airline, he'll become a millionaire. उसका सबसे बड़ा है कि किस तरह से आपको मिलियनर बनना है. It is one of the things which is always said. महोदय, मैं अब आप बोलिएगा कि भाई ये यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हमें क्या लेना देना है, माननीय मंत्री जी का क्या लेना देना है यूक्रेन के युद्ध से. लेकिन यूक्रेन का युद्ध हुआ, यूक्रेन एंड रशिया इज एट वॉर, दोनों देशों में युद्ध हुआ और भारत उससे प्रभावित हो गया क्योंकि आज 50 विमान टाइटेनियम जो यूज होता है यूरोप में जाता है इंजन बनाने के लिए, वो बंद हो गया. जो इंजन रिप्लेस करने के लिए भारत में आना था, इंजन रिप्लेस, और आज 50 विमान यूक्रेन युद्ध के कारण भारत में खड़े. तो ये खर्च कहां से आएगा? कहीं ना कहीं बोझ बढ़ेगा. और अगर कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल होता है, प्राइसेस ऊपर जाते हैं, एविएशन इज एन इंटरनेशनल कमोडिटी सर, एंड दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड. नेचुरल कैलेमिटीज, आपको याद होगा बंबई में बाढ़ आ गया, सब जहाज डूब गया. अभी तमिलनाडु में बाढ़ आ गया, हवाई अड्डे पर आधा जहाज डूब गया. ये सब इंश्योर्ड है, लेकिन एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे अ कॉस्ट ऑफ दैट. इमरजेंसीज, डाइवर्शंस, वेदर, एटीसी. साहब, एटीसी की हालत आप देखिए भारत में, और दुनिया का सबसे बेहतरीन एटीसी अगर जो
आप जिसको नहीं देखते वो कप्तान नहीं है। मैं कॉकपिट में हूं। अगर आपकी यात्रा को सबसे ज्यादा सुरक्षित बनाता है तो वो एटीसी कंट्रोलर है, जिसको आप और हम कभी नहीं देखते हैं, जिसको कभी इस सदन में हम बात नहीं करते हैं। भारत के एटीसी कंट्रोलर्स को हमें सलाम करना चाहिए कि हजारों विमान को आसमान में सुरक्षित उतारने की जिम्मेदारी उसके पास है, और यह प्रत्येक दिन होता है और 24 घंटा उतारता है। लेकिन उसकी भी कीमत है, उसका भी ट्रेनिंग है। और उसके बाद कंजेशन होल्ड। महोदय, मैं तो कई बार अपना प्रभाव इस्तेमाल करता हूं कि भाई मुझे पार्लियामेंट जाना है, चलता नहीं है मेरा वहां, लेकिन 40-40 मिनट कई हवाई अड्डे पर, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, और बंबई की तो हालत ही मत पूछिए। मुंबई का कहीं जाने वाले हमारे माननीय मित्र बैठे हुए हैं, हालत ही मत पूछिए। वहां 30-30 मिनट आसमान में गोल गोल आदमी को घूमते रहना पड़ा। ये सब दीज आर ऑल कॉस्ट। अब इनके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस व्हिच वी कैन नॉट, एंड दीज आर नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। एमआरपी नहीं है कि दुकान में सामान लगा दिए, उसका एमआरपी फिक्स कर दिए और उसके बाद उसको खरीदे। इट्स नॉट एन एमआरपी। एविएशन इज नॉट एन मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। और मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी आपको यह इसलिए कह रहा हूं कि अब आप देख लीजिए, यहां सब लोगों को प्रभावित करने वाला एक सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे सब पायलट बनना चाहते हैं। मेरा उदाहरण छोड़ दीजिए, मैंने अपनी कहानी बताई थी कि मुझे 25 साल लग गए पायलट बनने में, इसलिए कि मैं कोई निकम्मा था, इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं जब पहली बार गया बिहार में, एमएलए था, तो मैं लालू जी से रिक्वेस्ट किया कि हमको एडमिशन दीजिए, हमको एडमिशन नहीं दिया। मुख्यमंत्री थे, मैं एमएलए से एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया, मुझे एडमिशन नहीं मिला। मैं पहले उसके पटियाला फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग करता था, वहां एक्सीडेंट हो गया दूसरे विमान का, मेरा फ्लाइंग बंद हो गया। मैं 25 साल लगे, और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो मैंने जाके पटना में एडमिशन लिया। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद जब सरकार गई तो बना, और 50 साल की उम्र में भारत का पहला व्यक्ति हूं जो सबसे ज्यादा उम्र में जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेके आया। और मैं उड़ाता हूं विमान, शौक से उड़ाता हूं। और मेरे माननीय सांसद जो मेरे साथ यात्रा कर चुके हैं, मैं सबका नाम गर्व से लेता हूं कॉकपिट से कि मैं फलाना फलाना हूं और मेरे माननीय सांसद मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। ये गर्व का विषय है। इट हैज हैपेंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स एंड आई टेक प्राइड। As an institution of parliament, I feel proud to take the name of my members of parliament, and I feel I shall be doing it as long as I would be serving. परंतु सबसे बड़ा, मेरे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे, आपकी बेटियां सब पायलट बनना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके यहां भी। लेकिन पायलट बने कौन? एक पायलट बनाने में 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च है। और आज भारत में लाइसेंस होता है 300 पायलट। माननीय मंत्री जी अभी मेरे साथ एक कार्यक्रम में थे। 300 पायलट हम बाहर से लेके आते हैं, और फिर भी 600 पायलटों का अभाव है। और आज भारत में अगले 10 साल में 32,000 नए कप्तानों की जरूरत है, हमारे पास नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि देश में भी पायलट, और हमारे बच्चे बाहर जाके 1 से 1.5 करोड़ रुपया लगता है, कायदे से 30 से 35 लाख में भारत में कप्तान बनना चाहिए। हमारे एरो क्लब ऑफ इंडिया ने 50 वर्ष में, जब भारत में कोई ट्रेनिंग नहीं था, तो भारत के एरो क्लब ऑफ इंडिया ने जितने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के जितने कप्तान हैं, भारत सरकार के पैसे से विमान खरीद करके राज्य सरकारों को दिया गया, और राज्य सरकारों ने पायलट बनाया। लेकिन क्योंकि सब कुछ अब प्राइवेटाइज हो गया है, अब आज 1 से 1.5 करोड़ लगता है। हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह भी किया है, नायडू साहब से, कि भारत को दुनिया का ट्रेनिंग हब बनाना है, और इस लक्ष्य के लिए हम कृत संकल्प हैं कि आने वाला पीढ़ी, चाहे वो आरक्षित श्रेणी का हो, महिला हो, बच्ची हो, हमारे यहां कम से कम दाम में पायलट बने। वी हैव अ टारगेट टू अचीव दिस, एंड आई कैन टेल यू विद द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द विजन ऑफ द मिनिस्टर, इन नेक्स्ट 10 years India is going to become a hub of flying training for the world, and that is the objective which we are moving out. I have gone to many aspects of this, but we have talked about airport. आप नाराज हो जाते हैं एयरलाइन से। साहब, एयरपोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करना चाहिए। कॉफी पीने जाइए तो 300 रुपया, आप नाराज नहीं होते हैं क्या? फलाने जगह जाइए तो डोसा खाइए तो 450 रुपया, फलाना आप ये लीजिए, वहां कीजिए, वहां भी तो पैसा बनाया जा रहा है, और उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मेरे पास और भी चीज है, क्या हम लोग सचमुच महंगा टिकट खरीद रहे हैं? यही सवाल है ना। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं दुनिया के 2 उदाहरण देना चाहूंगा, और दिल्ली से मुंबई। अच्छा महोदय, एक सवाल,
हमारा क्या कसूर है? मैं बिहार से हूं, मेरा क्या कसूर है महोदय? मैं तो पिछले 5 साल से बिहार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देना चाहता हूं। हमारे बिहार के बच्चे, हमारे बिहार के मजदूर, हमारे बिहार के कर्मचारी, बिहार से 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के निकल गए। वो वहां से निकलेंगे, दिल्ली आएंगे, दिल्ली से दुबई जाएंगे। क्यों? बिहार की क्षमता नहीं है कि हमारे यहां बच्चे हमारे यहां से निकल करके सीधे दुबई जाए। आप खुद ही अपने निर्णय के अनुसार हमारे कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। क्या आपके अयोध्या से लोग बच्चे निकल के सीधे दुबई नहीं जा सकते हैं? यह निर्णय इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिन में यह सच होगा, और इसे सच करने के लिए मैं उदाहरण देता हूं। पटना से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली कभी दाम नहीं बढ़ता है। हैदराबाद से बॉम्बे वही 8,000, बॉम्बे से दिल्ली 8,000। लेकिन आप चले जाइए दिल्ली से पटना, दिल्ली से रांची, दिल्ली से जम्मू, टिकट ऐसे भागता है दाम। क्यों? क्योंकि उन स्थानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर, गुवाहाटी, बागडोगरा, टिकट का दाम ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि बेंगलोर विकसित हो गया, हैदराबाद विकसित हो गया, चेन्नई विकसित हो गया, मुंबई विकसित हो गया, दिल्ली विकसित हो गया। यहां पर कोई भी विमान कितनी भी सेवाएं करना चाहिए, कोई रोक नहीं है, और जितना भी डिमांड है उसे पूरा होता है। पटना में तो जहाज उतर ही नहीं सकता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 5 देवघर ले गए, जैसे डिमांड बढ़ेगा देवघर का टिकट बढ़ जाएगा, क्योंकि देवघर की सीमाएं, जहाज सीमित उतर सकते हैं। निशिकांत जी बैठे हैं, कमाल करके दिखाया उन्होंने अपने यहां हवाई अड्डा। मैं तो पिछले 8 साल से लगा हुआ हूं, एक सही बात को बार बार रख रहा हूं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये नहीं है फलान। मैं प्रयास करता रहूंगा अपने क्षेत्र के लिए, अपने बिहार की जनता की 14 करोड़ के लिए। हमें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं मिलेगा तब तक विमान के टिकट का दाम कम नहीं होगा। We need large infrastructure in this country, and of course Airport Authority of India cannot do this job. There has to be a bigger participation. Airport Authority needs to look outbound. They have, because सब सांसद यहाँ जो घूम करके मंत्री जी के पास जाते हैं, मंत्री जी आप तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहते हैं, आप जीएमआर को तो कहते नहीं है, आप अडानी को तो कहते नहीं है, और उसकी क्षमता है ही नहीं, और वो कहते हैं कि बजट नहीं लेता है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी हम लोगों से बहुत पैसा लेता है टिकट पर। ये गलत फहमी मत रहिएगा कि वो फ्री आपका मदद कुछ करते हैं, ये बिल्कुल कंफ्यूजन। और एक चीज और याद रखना है कि जो हवाई अड्डा आप मांगते हैं उसके लिए कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी पैसा वैसा नहीं देती है, वो सब पैसा वसूल लेती है, वो टिकट में वसूल लेती है। इसलिए हम लोग को कंफ्यूजन क्या है? इसलिए प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हर जगह हवाई अड्डा, हम लोग हर जगह छोटे छोटे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, हर जगह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को लाएंगे। सरकार की नीति, टिकट फेयर कम करने के, ये सब चीजों पर सरकार का नहीं। टिकट फेयर्स विल ओनली बिकॉज इट इज एन एग्रीगेट थिंग। दिल्ली मुंबई का जो अगर फेयर देखे तो 8,000 पर है। न्यूयॉर्क टू शिकागो ज्यादा है, लेसर डिस्टेंस। आप कहीं भी दुनिया का, आज भी भारत का फेयर मुझे कम, आपने पूछा पप्पू जी कि कैसे टिकट का दाम कम होगा। हमें बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने लिख के दे दिया है भारत की सरकार को। भारत सरकार भी सहमत है कि हमें ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, बनना चाहिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों को चाहिए। और इसी प्रकार से मैं इसको खत्म करूंगा, और ये मैं कहना चाहूंगा कि भारत में, मैं तो वही कह रहा हूं जो सच्चाई है। आज अगर आप 15 दिन पहले का टिकट खरीदिएगा, हम सब वीआईपी हैं ना, हम वीआईपी हैं, हम हफ्ता दिन नहीं, हम कल खरीदेंगे। तो साहब घाटे में भी चलाना है, बंद भी कराना है, टिकट भी हम कल खरीदेंगे, सस्ता भी चाहिए, दोनों चीज नहीं चलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं 15 दिन पहले का टिकट हमारे साथ आज आप लीजिए। हाँ, एक विषय जरूर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से अगर आप यहां पर टिकट बुक कर रहे हैं तो 7,000 है, तुरंत उसके बाद आप बुक कीजिएगा तो 9,000। कहीं ना कहीं एआई का प्रकोप टिकटिंग पर आ गया है। दैट नीड्स टू बी चेक्ड। There is something which is happening with artificial intelligence which requires a big, the moment you press and check, and once you buy, between the checking and the buying there is an enhanced price. I possibly also feel that this, but I can only tell you this, that फौज सिविल एनक्लेव्स, माननीय सांसदगण, कभी फौज के हवाई अड्डे के इर्द गिर्द मत जाइए।
आप चंडीगढ़ में जाइए, चंडीगढ़ में बन गया, ना सुबह जहाज उतार सकते, दोपहर में उतार सकते हैं, ना जम्मू में। कभी भी फौजियों के हवाई अड्डे पर मत जाइए महोदय, वो कभी आपको पनपने नहीं देंगे। उनका कानून अलग है, उनका हमें बहुत सम्मान है, लेकिन भारत की सरकार समय समय पर फौजियों के हवाई अड्डे पर जा करके उस शहर का भविष्य तो हमेशा के लिए समाप्त करेगी। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये हमारे माननीय मंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, एयरलाइंस हमें तय करना है कि एयरलाइंस भारत में चले या ना चले। और अगर सरकार चाहती है कि 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ दे करके हम उसको सब्सिडाइज करें, जैसे कि एयर इंडिया के समय होता था, वो भी सरकार के पास समय है। महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं अंतिम विश्लेषण पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन ये बात सच है कि ऐसा मानना है, ऐसा धारणा है कि प्राइसेस आर हाई, बट एक्चुअली वेदर द प्राइसेस आर हाई और नॉट, we as intellectuals, we as members of parliament, we have to see what is the fact. And thank you once again for allowing me to speak on this subject for so long. Thank you.